नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस शो में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं तो क्यों इतनी गंभीरता है। तो गंभीरता इसलिए है क्योंकि एक वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि ये वायरस हमारे देश के दक्षिणी राज्य केरल में पाया गया और वहां पर इसने मुसीबतें पैदा की हैं, लेकिन लगातार केरल को जिस तरह से इस वायरस ने परेशान किया है वो अपने आप में चिंता का सबब है। और जब भी आज के दौर में, चूंकि हम एक ऐसी पॉपुलेशन बन चुके हैं जिसकी कनेक्टिविटी, जिसका ट्रांसमिशन, ये सब बढ़ता जा रहा है, और हमने कोविड में भी देखा है किस तरह से कोई बीमारी जब शुरू होती है और वो किस तरह से बड़ा रूप ले लेती है। इस वजह से केरल में नीपा का मिलना एक चिंताजनक स्थिति बना रहा है। हालांकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस वक्त संक्रमित हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक राज्य तक भले सीमित हो, लेकिन ये भविष्य के उस खतरे की ओर इशारा कर रही हैं जो आने वाले वक्त में हो सकता है कि बाकी राज्यों में भी पांव पसार लें। तो आखिर नीपा है क्या और क्यों केरल में इसका बार बार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और इसे एक तरह से समझ लीजिए कि आज जो शो हम करने वाले हैं ये एक तरह का आपको, हमारा मकसद डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, आपको इन्फॉर्म्ड रखना है, इसलिए हम ये शो कर रहे हैं। और कोई भी बीमारी हो, कोई वायरस हो, कोई संक्रमण हो, तो सबसे ज़रूरी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात। और कंज्यूमर स्किंग में चूंकि आप दर्शकों का हमें ख्याल है, इसलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ आंकड़े मैं बता दूं, जो ये वायरस है उसमें 7 ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें फिलहाल कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इलाकों में, हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट, इन सभी में ढेर सारी पाबंदियां लागू की गई हैं। स्कूल कॉलेजेस तक में पाबंदियां हैं और लगातार जो एक्सपर्ट टीम है वो सर्वे कर रही है, जाके दौरा कर रही है, सैंपल्स इकट्ठा कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो चलिए जरा इसी से हम शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये नीपा है क्या। जरा मेहमान हमारे साथ एक्सपर्ट कौन कौन से हैं परिचय करा दूं। डॉक्टर सुभाष सालुंके हैं, हम मेंबर हैं नेशनल कोविड टास्क फोर्स से, अच्छा खासा अनुभव है उन्हें इस तरह के संक्रामक रोगों में किस तरह से मशीनरी काम करती है, उसका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुभाष आपका ईटी नाउ स्वदेश में। डॉक्टर सुशीला कटारिया हैं, मेदांता गुरुग्राम की इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सुशीला, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर वंदना बुबना है, एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में। डॉक्टर वंदना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सुशीला, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये जो नीपा है ये क्या है और किस तरह से इसका संक्रमण फैलता है, क्या इसके पीछे के कारण हैं। नीपा एक आरएनए कैटेगरी का वायरस है और अब कोविड के बाद सब लोग जान ही गए हैं कि वायरस में एक अंदरूनी आरएनए या डीएनए का मटेरियल है जिससे उसकी इंफॉर्मेशन पास होती है और बाहर का एक खोल होता है जिसमें होते हैं प्रोटीन्स। जो नीपा का है उसमें अंदर आरएनए है और उसके बाहर जो प्रोटीन खोल है उसमें 6 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। ये जो इन्फेक्शन है पहली बार 1999 में मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था, पिग फार्मर्स में, मतलब जो पिग्स की फार्मिंग करते हैं उनमें। उसके बाद ये मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया में इसके कभी कभी कुछ क्लस्टर ऑफ केसेस आते रहते हैं। ये वायरस कोविड से भिन्न है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या आरआर आप कहें तो बहुत कम है इसका। ये इतना तीव्रता से नहीं फैलता है। इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है या तो इन्फेक्टेड एनिमल, और एनिमल कौन से होते हैं, मेनली इंडिया में जो है वो फ्रूट बैट है, मतलब जो पेड़ों पे रहने वाले जो बैट्स हैं और जो फल खाते हैं उनसे, या डेट्स पे रहने वाले जो हैं उनसे, या तो आपका जो फल है वो सलाइवा से, मूत्र से या फीसिस से कंटामिनेट हो गया है और हम उसे बिना पकाए अगर खा लेते हैं, या किसी इन्फेक्टेड एनिमल का जो मीट है बिना पकाए खा लेते हैं, या जो बीमार व्यक्ति है उसके बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहने वाले, बहुत जिनके पास सांस बहुत पास में, मतलब एरोसोल बहुत क्लोज कांटेक्ट में है, या उसके पेशाब से या सलाइवा से बहुत क्लोज कांटेक्ट, बहुत करीब रहने वाले लोगों में। ये ऐसे नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति ने सेम बस में ट्रेवल किया तो हो गया, किसी ने सेम ट्रेन में ट्रेवल किया तो हो गया। फॉर्चुनेटली इसका ट्रेवल इतना फास्ट नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है, as high as 50 to 70% sometimes।
सो ये है। बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने कटारिया जी बताया इस पूरे निपा वायरस के बारे में। डॉक्टर सुभाष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो सबसे अहम सवाल आम लोगों के मन में इस वक्त उठ रहा होगा वो यही कि केरल में ये जो संक्रमण है निपा का, इससे कितना ये चिंताजनक है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। किस तरह के डेटा उपलब्ध हैं, किस तरह की जानकारियां सामने आ रही? मुझे लगता है कि ये केरल में ही केवल इन्फेक्शन सीमित रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि जैसे डॉक्टर कटारिया ने बताया कि सिलीगुड़ी में भी मिला है, वेस्ट बंगाल में भी मिला है, बांग्लादेश में भी मिला है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये केवल ही केरल में रहेगा। इसका ट्रांसमिशन बाकी स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, हुआ है ऐसा नहीं है। केरल की एक खासियत है और बहुत अच्छी बात है कि केरल की पब्लिक हेल्थ सिस्टम कंपेयर टू मेनी अदर स्टेट्स बहुत अच्छी है। और उन्होंने उसको काफी, इसके पहले भी जितने आउटब्रेक हुए थे उसको जल्दी उन्होंने, उनकी सर्विलेंस सिस्टम अच्छी होने की वजह से जल्दी उसको पकड़ लिया कि भाई यस, ये वायरल डिजीज है, ये निपा है। और उसके बाद में उसकी जो फॉलोअप एक्शन है वो उस स्टेट में अच्छी की है। उतनी अच्छी स्थिति नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट्स है उसमें नहीं है। ये मेरी जो वरी है। या तो हमें अगर एज अ कंट्री अगर हमें देखना है तो केरल या साउथ इंडिया के जो भी स्टेट्स है उनकी हेल्थ सिस्टम कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स जो है, जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में जो है, उनकी सिस्टम में डेफिनेटली उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी केरल में है। तो इसलिए ये जैसे पहले बताया गया है कि इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात है, लेकिन डरने की बात नहीं है। तो आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं? यानी हमें ये जो आउटब्रेक है वही के वही कंटेन करना पड़ेगा। और बाकी, क्योंकि अभी तो क्या, आज जो आदमी केरल में है दोपहर को दिल्ली में आ सकता फ्लाइट पकड़ के। ये जो ट्रैवल जो इतना फास्ट हुआ है और उसके कांटेक्ट इतने बढ़ जाते हैं, उसको हमें देखना है कि क्या हम ऐसे अगर कहीं इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत कम होता है, एनिमल टू ह्यूमन, इसलिए उसको जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। एनिमल टू ह्यूमन जो होता है उसको भी स्पेसिफिक कारण होते हैं, और ह्यूमन टू ह्यूमन में ऐसा नहीं है जैसे अभी पहले बताया कि मैं बस में बैठा सामने आ गया, ऐसा नहीं। क्लोज कांटेक्ट, जैसे किसी मरीज जो निपा वायरस का है तो उसकी सेवा करने वाली डॉक्टर, घर के लोग हो तो उनको ज्यादा रिस्क होती है। तो ये दो तीन चीजें जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से साइंटिफिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, ये सब लोगों को देना जरूरी है, प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। पर्टिकुलरली हेल्थ सिस्टम्स ने, हर स्टेट के हेल्थ सिस्टम में ये जरूरी है कि हम लोग सर्विलेंस अच्छी तरह से करें। और ये जो वायरल डिजीज जो होता है, तो कौन सा वायरस है उसके लिए लगने वाले वायरल लेबोरेटरीज है, यानी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज टू पिकअप वायरल डिजीज जल्दी, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में उतनी कैपेसिटी अभी तक बढ़ी नहीं है। थैंक गॉड ये कोविड ने तो काफी अच्छा लेसन दिया है और हम सीख रहे हैं, और हर एक स्टेट में अब आहिस्ता आहिस्ता ये लेबोरेटरीज बढ़ रहे हैं। तो सर्विलेंस एंड पर्टिकुलरली लैब सर्विलेंस दो करें तो हम जल्दी पकड़ पाएंगे कि क्या ये निपा है। अगर है तो उसके ऊपर वन प्रिवेंटिव मेजर्स टू, वो अनफॉर्चुनेटली ना उसके खिलाफ कोई दवाई है ना उसके खिलाफ कोई वैक्सीन है, इसलिए उसको जल्दी पकड़ में लाना और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, यही एकमेव उसका आज की स्थिति में उसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है, जैसा डॉक्टर सुभाष ने जिक्र किया केरल का, और हमने ये देखा है कि केरल में जब इससे पहले भी निपा के आउटब्रेक हुए हैं तो उनकी जो लोकल मशीनरी है, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट मशीनरी है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हुई नज़र आई। और यही वजह है कि उन्होंने इसे हर बार जो है वो कंट्रोल किया। हालांकि पहले आउटब्रेक में बहुत मुश्किलें हुई थी। जो जानकारियां सामने आई थी उसमें बहुत सारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उन तक को इस वायरस ने प्रभावित किया था। लेकिन उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस आउटब्रेक को हमेशा थामने की कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं। डॉक्टर वंदना, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा हमें बताएं कि क्या होता है किसी शख्स को जब निपा होता है, तो क्या तकलीफ होती है उसके शरीर में, और ये शुरुआती
स्थिति से लेके इसके गंभीर होने तक में शरीर में क्या बदलाव होते हैं और किस किस तरह के खतरे होते हैं? निपा वायरस जो डिजीज है, जैसा कि अभी सबने बात की, ऐसे बहुत रैपिडली स्प्रेड तो नहीं करता है, लेकिन जिसको स्प्रेड करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन अगर ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है तो पर्सन एसिम्टोमेटिक भी रह सकते हैं। उनको कांटेक्ट तो हो गया, वायरस भी आ गया, लेकिन हो सकता है कोई सिम्टम ही डेवलप ना हो। लेकिन माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे फ्लू लाइक, फीवर हो रहा है, कॉफ हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा उठने का मन नहीं कर रहा है, गले में दर्द हो रहा है, इस तरह के एक फ्लू लाइक सिम्टम्स शुरू में डेवलप होते हैं। और ज्यादा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो लंग को इन्वॉल्व करता है, तो फिर खांसी हो सकती है, सांस फूल सकता है। और एक बहुत वाइटल ऑर्गन हमारा ब्रेन है, अगर ये इसको इन्वॉल्व करता है, जिसको कि हम एन्केफेलाइटिस कहते हैं, तब उस समय हमें वॉमिटिंग्स, बुखार, बहुत सीवियस सिर दर्द हो रहा है। देन जो पर्सन है वो ड्राउजी हो सकते हैं, कोमेटोज हो सकते हैं, मतलब कि बेहोशी आ रही है, उठा नहीं जा रहा है, और फिर उनको एन्केफेलाइटिस की वजह से बॉडी का सिस्टम जो होता है वो स्लो और फिर धीरे 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 कोलैप्स कर सकता है। सो सिंपल फ्लू, सांस की बीमारी और ब्रेन फीवर, ये तीन जो है ये मोस्ट कॉमन इनके सिम्टम्स होते हैं, और उससे ही रिलेटेड वो सिम्टम्स उनको डेवलप होते हैं। अगर वो ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है तो मोर्टालिटी पक्की होती है। इसलिए ये इतना डेडली है, क्योंकि इसका ब्रेन फीवर और एन्केफेलाइटिस से डेथ रेट है वो कंपैरेटिवली वेरी वेरी हाई है। एज डॉक्टर सुशीला ने भी बताया है कि मोर्टालिटी 70% तक जा सकती है। बिल्कुल, और इस वजह से इस बीमारी को लेकर जो हमने नाम भी दिया है, नीपा पर अलर्ट, और जिस तरह से डॉक्टर सुभाष ने भी कहा कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक वरी साइन तो है, चिंता तो है, क्योंकि हम आज के दौर में ये देख रहे हैं कि एक वक्त था कि जब बीमारियां जो ट्रांसमिट होती थी या उनके संक्रमण का जो स्तर होता था वो बड़ा धीरे होता था और इस वजह से पर्याप्त समय मिलता था। लेकिन आज के दौर में, जैसा डॉक्टर सुभाष ने भी कहा कि केरल का कोई संक्रमित व्यक्ति कब दिल्ली में है, और फिलहाल जो स्थितियां उसमें किसी तरह का जो कह सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियां तो हैं नहीं, तो बड़ा आसान है इसका किसी भी राज्य में पहुंचना, और कुछ राज्यों में इसने दखल दे भी दिया है। हालांकि डेटा बहुत स्तर पर आना भी बाकी है। डॉक्टर कटारिया, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जैसा डॉक्टर सुभाष ने कहा कि इसकी दवाई या वैक्सीन नहीं है, तो फिर इलाज का तरीका क्या है, और क्या ये जो जब इस तरह की बीमारियां, इसका जो मेडिकल प्रोटोकॉल है, आप जैसे बड़े बड़े अस्पतालों से जुड़े और एक्सपर्ट डॉक्टर तो अपना दायरा बढ़ा के चीज़ों को समझते, पढ़ते और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का सहारा लेके करते हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे इलाके हैं दूर दराज के जहां तक क्या नीपा के रोकथाम का मेडिकल प्रोटोकॉल पहुंचना एक चुनौती नहीं है? देखिए, जब निपा वायरस का संक्रमण होता है तो उसका इलाज, पहला इलाज तो ये है कि सस्पेक्ट करना और उसे डायग्नोज करना कि किस एरिया से आया है, किस तरह के हैं, घर परिवार में कोई और बीमार तो नहीं है, काम क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं खाई जो अनकुक नहीं थी। तो पहला इलाज शुरू होता है जब आप सस्पेक्ट करते हो, फिर आप प्रॉपर सैंपल्स भेजते हो थ्रोट के या ब्लड के, जिससे डिटेक्शन होता है। अब हमने जब डिटेक्ट कर लिया है कि ये निपा वायरस इन्फेक्शन है, तो पहला इलाज है सिम्प्टोमेटिक, कि बुखार की दवाई दें, सरदर्द की दवाई दें, और फ्लूइड डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है तो फ्लूइड्स की दें। अगर कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है लंग्स का तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर हैं कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आप कोविड के दौरान भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आई थी, तो अब सब लोग जानते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं जो वायरस को उसी अर्ली लेवल पे ट्रैप कर लेती हैं। सो उनमें भी रिसर्च हो रही है। फिर कोविड के दौरान एक दवाई का नाम बहुत सुना होगा आपने, रेमडेसिविर। सो रेमडेसिविर का भी कुछ इनिशियली जो रिजल्ट्स आए हैं वो प्रॉमिसिंग है कि 10 से 12 दिन की रेमडेसिविर अगर हम जल्दी शुरू करते हैं इन पेशेंट्स को फायदा होता है। कुछ स्टडीज मलेशिया से आई थी, एक और एंटीवायरल मेडिकेशन है रिबाविरिन, जो आरएनए वायरसेस के खिलाफ काम करती है, तो रिबाविरिन का भी रोल इसमें है, बट मेजरली रोल सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव रहता है।
और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले हम इसके बारे में सोचें, सस्पेक्ट करें, अप्रोप्रिएट सैंपल भेजें, ताकि उस व्यक्ति का तो इलाज करना ही है, आपने उसके ट्रांसमिशन को भी रोकना है, हेल्थ केयर स्टाफ को भी और बाकी और केयर गिवर्स को भी। बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने रोशनी डाली और ये शो जो है वो हम यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी बहुत ही बेहतर तरीके से रखेंगे, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। और हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट का पैनल है वो बहुत साउंड पैनल है, उनकी एक एक बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। डॉक्टर सुभाष, जो सवाल मेरा डॉक्टर कटारिया से था वही सवाल मेरा आपसे है कि हम कोरोना के साथ तो वक्त के साथ मेडिकल प्रोटोकॉल बदलते गए, बहुत सारी चीज़ों में जागरूकता आई, उसको लेके तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम थोड़े मजबूत स्थिति में हैं। नीपा, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े एक्सपर्ट, उनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है और वो तो एक बेहतर तरीके से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन भारत में भी बहुत बड़ा हिस्सा दूर दराज के इलाके जहां पर इसे लेकर मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं है, इसे एक बड़ी चुनौती मानते हैं आप? बिल्कुल, हालांकि देखिए, डॉक्टर्स और अस्पतालों का रोल आखिर में आता है। हमारे पास क्या होना चाहिए एज अ कंट्री, ये डिजीज जहां है उस एरिया की जानकारी हमको पहले होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वन हेल्थ। आज हमारे देश की एक स्थिति, विचित्र सी स्थिति है, हम पूरा डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहे हैं। अभी तक जो भी आप देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ पीछे रहेगा। बीमार हो गए, दुरुस्त करो, अरे भाई बीमार न हो उसके लिए कुछ करो ना। और उसके लिए हमारी पूरी हेल्थ सिस्टम में वेटरनरी साइंस, ये जूनोटिक डिजीज है, यानी एनिमल्स, बैट से जब पिग तक होता है, बैट से आदमी तक जाता है, तो ये जूनोटिक डिजीज है, उसका किसी ने स्टडी नहीं किया आज तक, अभी स्टडी हो रहा है। तो पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और कौन सी एरिया में बैट पॉपुलेशन है, या फ्रूट ईटिंग बैट्स है उनके पास से, या पिग अगर वहां पिगरी होती है तो वो ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है, ये सब जानकारी हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे तो इवन ब्लॉक लेवल तक अगर हम करके उसमें मॉनिटरिंग करें, सर्विलेंस करें, वायरल लैबोरेटरीज ठीक तरह से हर स्टेट में अच्छी तरह से डायग्नोस्टिक कैपेसिटी के बने, BSL 3-4 वगैरह वगैरह, तो ये डॉक्टर लोगों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। किंतु ये बात पक्की है कि क्लिनिकल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसे हमने कोविड में डेवलप किए, वैसे ऑलरेडी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि तो सिम्टोमेटिक थेरेपी एज एंड व्हेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाएंगे, रेमडेसिविर का स्टडी होगा वगैरह वगैरह, आज तो पूरा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी है, तो उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर एनी वायरल डिजीज वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक वैक्सीन और ड्रग, उसके लिए ऑलरेडी है। लेकिन ये तो बात पक्की है कि ये स्थिति हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां होगा, उसके बारे में हम कुछ गारंटी आज तो नहीं देते, लेकिन करना पड़ेगा। हमारी पूरी भारतवर्ष की जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको हम, वो वीक है, वो स्ट्रॉन्ग करना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अगर मरीज आए तो उनको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। सैंपल्स भेजने की प्रक्रिया आसान नहीं है भाई, ये कोई ऐसा नहीं कि ब्लड ले लिया भगा दिया। इस बंदे का जो भी सैंपल लेते हैं वो पूरी प्रिकॉशन लेके करना पड़ेगा, नहीं तो लेने वाले को ही इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए ये सब चीजें, यानी वन हेल्थ का जो अप्रोच होता है जिसमें वेटरनरी साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है, वो लैबोरेटरीज वगैरह, तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हर स्टेट में, और पर्टिकुलरली हाई स्टेट वहां इट इज क्यों है, वहां केरला में इसकी जानकारी अभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि क्यों 4 टाइम, चौथे दफा हो गया। बैट पॉपुलेशन क्या केरला में है, बैट्स कहीं और नहीं है, बैट सब जगह है, फिर ऐसा क्यों है कि वही हो रहा है? क्या वो खाली डायग्नोस अर्ली करते हैं, बाकी के स्टेट में हो जाता है, इसको मालूम भी नहीं होता? ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए कैपेसिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये जो आज हमारी देश में हम बोलते रहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत अच्छा किया, अरे बहुत करने के लिए जगह है, देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, वो पहले अप्रिशिएट करो और एक्सेप्ट करो। अगर वो हम करेंगे, ये आखिरी एपिसोड नहीं है, ये आउटब्रेक आखिरी नहीं है, और निपा आखिरी नहीं है, निपा के बाद में और भी कोई आ सकता है। और ये जो अभी पैंडेमिक जो हुआ है हमारे पास,
वो जरूरी नहीं कि दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी, 100 साल के पहले हुआ और अभी नहीं होगा। गारंटी है कि होगा, कब होगा मालूम नहीं। उसके लिए क्या हम तैयार हैं? अगर आज की स्थिति में उसका आंसर है कि हाँ यही है, तो इसलिए जरूरी है कि हम तैयार रहें। ऐसे जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जोनोटिक डिजीज है, वायरल डिजीज है, ये इस देश में और बाकी देशों में होने वाले हैं, वो गारंटी है। आर वी रेडी फॉर दैट? द बिग आंसर इज नॉट येट। और उसकी तैयारी करने के लिए केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, ये उनकी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। आपने कही कि वाकई क्या हम इस तरह के आउटब्रेक के लिए पुख्ता तौर पर तैयार हैं और किन किन पहलुओं पर तैयारी की आवश्यकता है, उसको भी डॉक्टर सुभाष ने बहुत ही बेहतर तरीके से सामने रखा। डॉक्टर वंदना, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमने कोविड में देखा कि ऑल्टरनेटिव जो मेडिकेशन था उसने भी बहुत हद तक प्रिवेंट किया और उसने एक बहुत बड़ा सहारा दिया। क्या नीपा में भी जो ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन है, चाहे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है या बाकी तौर तरीके हैं, उनकी प्रैक्टिसेस से नीपा पे भी रोकथाम लगाई जा सकती है? क्या ये एक विकल्प बनकर उभर सकता है? देखिए, जो मेरी समझ है निपा वायरस के लिए, उसका आज तक कोई भी डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। आप चाहे एलोपैथी देते हैं, चाहे आप आयुर्वेदी देते हैं, चाहे आप होम्योपैथिक देते हैं, उसमें पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ड्रग ने काम किया होगा, लेकिन डेफिनेट डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज की नहीं है। ट्रायल्स में सभी चीजें हैं, लेकिन अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन जो है वो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो है वो इवोल्यूशन में है, लेकिन इनसे पेशेंट ठीक हो जाए या रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस है उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट और डेफिनेट ट्रीटमेंट जो है इट इज स्टिल अंडर रिसर्च। सो मुझे नहीं लगता कि केवल आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट जो इनका होता है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, आपका प्रिकॉशन, और बाकी जो ड्रग्स हैं अभी ट्रायल में हैं उनके बारे में हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो अभी तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, चाहे आप आयुर्वेदिक से करें, चाहे आप होम्योपैथिक से करें, चाहे आप एलोपैथी से करें। बेहतर बात आपने कही। एक आखिरी रिमार्क, समय अब मेरे पास कम है। डॉक्टर कटारिया, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर सुभाष ने अपने सुझाव और वो पहलू सामने रखे जिनके स्तर पे हम बेहतर तरीके से इस नीपा से लड़ाई कर सकते हैं। आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? जी प्रशांत, थैंक यू। एक तो आपने पूछा था कि प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसका जवाब मैं पिछले टाइम नहीं दे पाई थी। तो प्रोटोकॉल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो समय समय पे निकालती रहती है और उसकी साइट पर अपडेटेड भी है। दूसरा, आपके जैसे जो प्रोग्राम है, जैसे आप आज कर रहे हैं और लोगों को एम्पावर कर रहे हैं थ्रू इंफॉर्मेशन, इस तरह के प्रोग्राम्स भी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बताने के लिए, प्रिवेंशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मेरा यही रहेगा इस बीमारी के लिए कि सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी है कोई बड़ा रूप ले सकती है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना चाहिए। और जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो हैंड हाइजीन, मतलब हम हाथ धोएं, वो ना सिर्फ आपको निपा से बचाएगी, बाकी और चीजों से भी बचाएगी। और अनकुक्ड एंड अनपास्चराइज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी एनिमल का वो मिल्क हो, चाहे भी किसी भी एनिमल का मीट है, या कुछ ऑलरेडी खाए हुए फल हैं, उन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई इन्फेक्शन उसमें हो ही सकता है। तो सिंपल स्टेप्स, हैंड हाइजीन, प्रिकॉशंस और जागरूक रहना, ये इम्पोर्टेंट है। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर सुशीला। डॉक्टर सालुंके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही डॉक्टर वंदना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। और आप सभी ने इतने बेहतर तरीके से विश्लेषण किया और हर एक पहलू पर रोशनी डाली। और मेरा ये पूरा यकीन है कि ये शो जो है वो
हर दर्शक को देखना चाहिए। ये शो हम यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे, आप देखिए और आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव, कितना विस्तार से हमने हर पहलू को देखा है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी भी कहूँगा कि शो का मकसद आपको जागरूक करना है, आपकी जानकारी बढ़ाना है, आपको अलर्ट रखना है, लेकिन आपको डराना नहीं है। तो कोई भी वायरस हो, चाहे कोविड हो, चाहे निपा हो, चाहे बाकी कोई बीमारी, उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली हमें वीक बना देती है। तो हम यही चाहेंगे कि न सिर्फ केरल और जहां जहां पर निपा इस वक्त फैला है वहां पर जल्द से जल्द इसकी रोकथाम हो, और तौर तरीके लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसमें एडवांसमेंट क्या होनी चाहिए, किस स्तर पर और अगले स्तर पर हमें जाना चाहिए, उसके बारे में विशेषज्ञों ने अपनी रिकमेंडेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी इस शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।